हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ का करंट अफेयर, यानी कि जो भी आपकी पूरी मंथली करंट अफेयर है अगस्त की, वो सभी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और टॉप मोस्ट 180 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का जो नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, बात करें रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ ये बने हैं कौन? सतीश कुमार। दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि सतीश कुमार वो बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। इन्होंने किसका स्थान यहाँ पर ग्रहण किया है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्थान लिया है किसका? जया वर्मा सिन्हा का, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पर बनी थी। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। और 1 सितंबर 2024 से पदभार को ग्रहण करेंगे। और अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ ये बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन, इसका उद्घाटन किया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन जो कि हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा है, इसका अनावरण ये हुआ है यूएसए में। दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका में इसका उद्घाटन किया गया है और अमेरिका के ह्यूस्टन के निकट इस मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसकी हाइट है कितनी? 90 फीट ऊंची इसकी हाइट है। और ये अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे पहले जो दो मूर्ति और है उसमें नाम शुमार है किसका? स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, और दूसरा है कौन सा? पैगसस एंड ड्रैगन, जो कि 110 फीट ऊंचा है। तो ध्यान रहेगा, हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा ये कहाँ पर लगी है? तो ये लगी है अमेरिका में। कहाँ पर? टेक्सास में। टेक्सास के बेसिकली ह्यूस्टन में। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस जगह पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन ये किया है कहाँ पर? ये किया है रायपुर में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसका पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस होता है कि जो विकलांग या फिर जो दिव्यांग कलाकार होते हैं उनके उत्पादकों को बेसिकली बाजार तक पहुंचाना, और ताकि उनका जो कौशल है, उनके जो स्किल्स हैं, उनको और विकसित किया जा सके और वो खुद ही क्या हो सके? इंडिपेंडेंट बन सके। तो ये बेसिकली पर्पस होता है किसका? दिव्य कला मेले का, जो कि इस बार कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम कहते हैं यूपीएससी, इसकी नई अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी नई अध्यक्ष ये बनी है प्रीति सूदन। दैट इज ऑप्शन ए। और अभी तक की यूपीएससी में अध्यक्ष बनने वाली ये दूसरी महिला यहाँ पर बन गई हैं। तो ध्यान रहेगा नाम, इनका नाम है प्रीति सूदन। और इन्होंने किसका स्थान यहाँ पर लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है मनोज सोनी का, जिन्होंने कि अभी कुछ समय पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी है प्रीति सूदन, और यही बनी है अभी यूपीएससी की अगली अध्यक्ष। फिर आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से कहां पर स्थानांतरित किया है? तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में भी हाल फिलहाल में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो भी वहाँ से चली गई थी, और उसके बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हुई। आपने देखा कि बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किए, बहुत मूर्तियाँ तोड़ी, आगजनी हुई, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हुई थी। तो इसी बीच में जो वहाँ पर महिला T20 वर्ल्ड कप होना था, तो वहाँ पर होना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहाँ पर कर दिया गया है? तो ये अब होगा कहाँ पर आपका? ये होगा यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। दैट इज ऑप्शन डी। तो ध्यान रहेगा कि महिला T20 विश्व कप ये कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा आपका यूएई में। हालांकि जो मेजबान देश रहेगा या आधिकारिक मेजबानी रहेगी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास ही रहेगी, बट गेम्स कहाँ होंगे? गेम्स होंगे आपके संयुक्त अरब अमीरात में। कब से कब तक होंगे? तो 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2024 के बीच में ये दुबई और शाहजहां में खेले जाएंगे। ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से इसने साझेदारी की है। तो ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की बात करें तो इसके लिए ही साझेदारी की है किसने, सऊदी अरब ने। किसके साथ में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है बेसिकली वैश्विक स्तर पर जो खेल है, ओलंपिक खेलों की मेजबानी है, उसको बढ़ावा देना। यही बेसिकली इसका पर्पस है। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। मुख्यालय इसका हो जाएगा लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे थॉमस बाख। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा यानी कि 39 रन बनाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। तो ये बनाया है किसने, ये बनाया है डारियस विसर ने। दैट इज ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो डारियस विसर वो व्यक्ति हैं जिसने कि अभी हाल ही में यानी कि अगस्त 2024 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही ओवर में सबसे ज़्यादा 39 रन यहाँ पर बनाए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि मनियाची वाड़ी गांव ये किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। तो देखिए मनियाची वाड़ी गांव की बात करें तो ये बेसिकली महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। नाम है इसका क्या, मनियाची वाड़ी गांव। तो ये भी आपसे पूछ सकते, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारतीय दल के जो सेफ्टी मिशन है वो कौन बने हैं। तो पैरा ओलंपिक्स गेम्स की बात करें तो अभी रिसेंटली 28 अगस्त को इनका इनॉग्रेशन हुआ है पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेमों का। और उसी में ही जो भारतीय दल की सेफ्टी मिशन बनी है वो कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बने हैं सत्य प्रकाश सांगवान। दैट इज ऑप्शन डी। वहीं बात करें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव की, तो ये बने हैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स में क्या, फ्लैग बेयरर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बने हैं मेल कंटिजेंट के लिए और ये बनी है फीमेल कंटिजेंट के लिए ध्वजवाहक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और गगन नारंग की बात करें तो जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे, अब ये तो है पैरा ओलंपिक्स, जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे तो उसके सेफ्टी मिशन कौन थे, तो उसके सेफ्टी मिशन थे गगन नारंग। तो ये आप देख सकते हैं ये है सत्य प्रकाश सांगवान जो कि बने हैं पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारतीय दल के सेफ्टी मिशन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ में ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। तो बेसिकली इंडिया ने जापान के साथ में ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट यहाँ पर किया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जापान ने बेसिकली ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किसके साथ में किया है, ये क्या है किसके साथ में, भारत के साथ में। और केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री जिनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने ही भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया के निर्यात के पहले समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की है। फिर है कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड यानी कि यूएनसी का 18वां सदस्य राज्य यहाँ पर बना है। तो ये बन गया है जर्मनी। दैट इज ऑप्शन बी। तो यूएनसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश ये बन गया है कौन सा, जर्मनी। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए बात करें किस चीज़ की, जर्मनी ये दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान में 18वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। और ये 2013 में इटली की पुनः स्थापना के बाद में यूएनसी का पहला विस्तार है। जर्मनी के शामिल होने से उत्तर कोरियाई सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ेगी जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति जारी वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। फिर लॉजन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ये किस स्थान पर रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी लॉजन डायमंड लीग हुई थी तो इसी में नीरज चोपड़ा रहे हैं सेकंड स्थान पर यानी कि दूसरे स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और इन्होंने अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ यानी कि 89.49 मीटर का बहला फेंक कर दूसरे स्थान पर ये रहे हैं। अब ये है दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर है एंडरसन पीटर्स जो कि 90.61 मीटर के थ्रो के साथ में पहले स्थान पर है। वहीं बात करें जूलियन वेबर की तो वो 87.08 मीटर के साथ में तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहे हैं। फिर एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि है लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो अभी रिसेंटली लद्दाख में यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख उसमें 5 और नए जिले बनाने की बात यहाँ पर की गई है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। वो 5 नए जिले कौन कौन से होंगे, तो एक है आपका जास्कर, द्रास, शाम,
नुब्रा और साथ ही में चांगथांग। तो ये 5 जिले बनाए जाएंगे लद्दाख में। तो ये बात चल रही है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। और अभी तक सिर्फ जो लद्दाख है उसमें सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक है आपका लेह और दूसरा है कारगिल। और बाकी जब 5 अगर ये बन जाते हैं तो उसके बाद में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी लद्दाख में, तो ये हो जाएंगे 7। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो यूपीएस लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पेशकश करने वाला ये पहला राज्य बना है। और इसमें क्या होगा, ये जो पहल है बेसिकली वो 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद में 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है, जिसके अतिरिक्त जो भी रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान है और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान दिया गया है। फिर अगस्त 2024 में चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, ये किस देश से संबंधित है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट की बात करें, इसका संबंध है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो 26 अगस्त में फैसला आया था, जब क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारी हैं उनको बोला गया कि काम के घंटों के बाहर अगर अपने मालिकों को आप अनदेखा करते हैं तो आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी बैन नहीं होगा। तो ये आपका एक नया कानून यहाँ पर आ गया जिसको हम कहते हैं क्या, राइट टू डिस्कनेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं उनको अपनी मोबाइल डिवाइस बंद करने का अधिकार देने वाले इसी तरह के कानून फ्रांस, जर्मनी, अन्य यूरोपीय संघ इन सभी में पहले से ही शामिल है। तो अभी वर्क की मतलब जो वर्क ऑफिस होता है उसके बाद में अगर आपको बॉस काम करने के लिए कुछ कहता है, अगर आप उनकी कॉल नहीं उठाते हैं तो उस कंडीशन में बाद में बॉस आपको कुछ नहीं कह सकता है। तो यही है बेसिकली लॉ किस कंट्री से रिलेटेड है अभी रिसेंटली, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एनएसजी के नए महानिदेशक की बात करें तो ये बने हैं कौन, ये बने हैं बी श्रीनिवासन, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बी श्रीनिवासन की बात करें तो ये बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक। और पहले इसके जो महानिदेशक थे वो कौन थे, वो थे नलिन प्रभात। लेकिन नलिन प्रभात की बात करें तो वो अभी जम्मू कश्मीर के डीजीपी नियुक्त हुए हैं। और उसी के बाद में जो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, उसके बाद जो बी श्रीनिवासन है उनको अभी यहाँ पर बनाया गया है क्या, महानिदेशक इस चीज़ का, एनएसजी का। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेसिकली मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। तो ये जो योजना है इसकी मंजूरी किसने दी है, ये दी है हिमाचल प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान करेगा। तो कौन सा स्टेट है यहाँ पर, तो ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाली एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये बने हैं तेगबीर सिंह, दैट इज ऑप्शन बी। मात्र 5 साल की उम्र में इन्होंने ये फतह यहाँ पर हासिल की है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है बोर्ड यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर लिखेगा, बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये बन गए हैं जय शाह, जो कि स्थान लेंगे किसका, ग्रेग बार्कले का। तो ध्यान रहेगा आईसीसी के नए अध्यक्ष या फिर सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति, तो ये बन गए हैं कौन, ये बन गए हैं जय शाह, दैट इज ऑप्शन सी। फिर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, जॉर्ज कुरियन की, तो ये अभी मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित यहाँ पर हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, और इन्हें ही रिसेंटली मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित यहाँ पर घोषित किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं।
तो देखिए बात करें अगर हम किस चीज़ की, कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम, जो कि अगस्त 2024 में अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं, वो है गोपीचंद थोटाकुरा। दैट इज ऑप्शन बी। आपको उसमें ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष पर्यटक का नाम है गोपीचंद थोटाकुरा, जो कि अभी अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा का 26 अगस्त 2024 को दिल्ली में उनके लौटने पर स्वागत किया गया, और ये अमेजन के जेफ बेजोस के द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन में शामिल होकर इन्होंने इतिहास रचा है। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका क्या, गोपीचंद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024, तो ये अब मनाया गया है 29 अगस्त को। दैट इज ऑप्शन ए। आपको इसमें ध्यान रखना है। तो 29 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। दैट इज ऑप्शन ए। और हर साल ये जो महान हॉकी के खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती पर ही ये हम हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस को। फिर है 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में नेतृत्व कौन करेंगे, यानी कि उसके कैप्टन कौन बनेंगे? तो ध्यान रखना, ये जो नेतृत्व किया है वो किया है हरमनप्रीत सिंह ने। दैट इज ऑप्शन ए। आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये है हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने की 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में ये नेतृत्व करेंगे भारतीय हॉकी टीम का। तो ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। और ये कब होगी? तो ये होगी देखिए 8 से लेकर 17 सितंबर के बीच में। कहाँ पर होगी? तो ये चीन के हुलनब्योर शहर में की जाएगी, और इसी में ही जो है भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे कौन? हरमनप्रीत सिंह। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर अगस्त 2024 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो ये संन्यास लिया है किसने? ये लिया है शिखर धवन ने। दैट इज ऑप्शन ए। तो इन्होंने जितने भी इंटरनेशनल मैचेज होते हैं या फिर जो भी डोमेस्टिक मैच होते हैं उन सभी से यहाँ पर संन्यास ले लिया। और इससे पहले आपने न्यूज़ ज़रूर पढ़ी होगी रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, रविंद्र जडेजा की। इन तीनों ने भी इंटरनेशनल T20 की क्रिकेट से संन्यास यहाँ पर ले लिया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में किसे ये शीर्ष स्थान मिला है? तो देखिए बात करें नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में, तो जो टॉप पर कंट्री रही है पूरे विश्व में, तो ये रही है मनीला। दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो मनीला जो है वो टॉप पर रही है किसके अकॉर्डिंग? नाइट फ्रैंक के ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और इसमें बात करें भारत की तरफ से टॉप पर कौन सी सिटी रही है, तो वो रही है मुंबई। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो वो है मनीला सिटी, लेकिन बात करें किस चीज़ की, इंडिया में, तो वो है मुंबई। उसके बाद आता है किसका स्थान? ये आता है फिर नई दिल्ली का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट ये लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो भारत ने जो अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जो लॉन्च किया है, इसका नाम है तो ये है यहाँ पर रूमी फर्स्ट। दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो रूमी फर्स्ट ये है भारत का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप है स्पेस जॉन इंडिया, इसी ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड जो रॉकेट है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और इस पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर शोध करने के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म लगाया गया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है रूमी फर्स्ट। फिर एक किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है? तो सुभद्रा योजना की बात करें, ये की है मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने इसका अनावरण। बट ये किस राज्य की योजना है? तो ध्यान रखना है यह है उड़ीसा राज्य की योजना। दैट इज ऑप्शन बी। आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसका जो उद्घाटन है वो करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में। तो आगे इसका उद्घाटन होगा, बट इसका जो अनावरण है वो किया जा चुका है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मोहन मांझी के द्वारा। नाम है सुभद्रा योजना। कौन से स्टेट की है? तो ये है यहाँ पर उड़ीसा की। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है, जो कि भाजपा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से लेकर 60 वर्षों की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाने का वादा यहाँ पर किया गया है, जिसका कुल बजट होगा 55,825 करोड़ रुपए। और ये धनराशि बेसिकली 10,000 रुपये की वार्षिक किस्तों में वितरित की जाएगी, जिसे राखी पूर्णिमा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 5,000 रुपये की 2 किस्तों में विभाजित किया जाएगा। तो ध्यान रहेगा कि सुभद्रा योजना ये उड़ीसा राज्य ने लॉन्च की है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो इसमें बी था वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि उड़ीसा का।
फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है। तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली महिला राष्ट्रीय चैंपियन बनी है, तो ये बनी है डायना पुंडोले, दैट इज ऑप्शन सी। और ये बनी है पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन भारतीय, तो ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हैं यही है डायना पुंडोले। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाते की शुरुआत की है। तो अवनी बचत खाते की शुरुआत ये की है बंधन बैंक ने, दैट इज ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। तो बंधन बैंक ने अवनी बचत खाते की यहाँ पर शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को व्यक्तिगत वित्तीय और जीवन शैली समापन के साथ साथ कई आकर्षक लाभ प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। तो ध्यान रहेगा किसने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया बंधन बैंक ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किसे लगातार दूसरे साल दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर यहाँ पर चुना गया है। तो ये चुने गए हैं कौन, शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। फिर 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किए गए हैं रोहित शर्मा, दैट इज ऑप्शन सी। और रिसेंटली जो 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार है उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष कैटेगरी में ये जो अवार्ड है वो मिला है किसको, रोहित शर्मा को। तो यहाँ पर इसमें ध्यान रखिएगा। पूरी लिस्ट की बात अगर हम करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है राहुल द्रविड़ को, वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है किसको, रोहित शर्मा को। टेस्ट मैच में प्रदर्शन में पुरुष कैटेगरी में मिले हैं वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, और गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। वनडे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है, ये रहे हैं विराट कोहली, और गेंदबाजी में रहे हैं मोहम्मद शमी। वहीं अगर हम बात करें T20 प्रदर्शन में तो बल्लेबाज है फिल साल्ट, और गेंदबाज की बात करें तो वो है टिम साउदी। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये स्थापित होगा हरियाणा में, दैट इज ऑप्शन बी। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का जो पहला संविधान संग्रहालय होगा वो होगा आपका कहाँ पर, हरियाणा में, दैट इज ऑप्शन बी। तो जो प्रतिष्ठित संस्थान है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय यहाँ पर स्थापित कर रहा है। और संविधान अकादमी और अधिकार एक स्वतंत्रता संग्रहालय है और इसकी एक अद्वितीय पहल है, और भारतीय संवैधानिक इतिहास के स्थापित होने वाली एक ऐतिहासिक संस्था है। और ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर खोला जाएगा, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम, तो ये खोला जाएगा हरियाणा में। फिर है भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये कब मनाया है। तो भारत ने पहला अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे, ये बनाया है 23 अगस्त को, दैट इज ऑप्शन सी। और इसी दिन क्या हुआ था, चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हुआ था कहाँ पर, चंद्रमा की सतह पर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि क्या है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, यानी कि टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि अगस्त 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड ये कौन सा बना है। तो सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड की बात करें 2024 में तो ये बना है अमूल, दैट इज ऑप्शन सी। तो अमूल जो ब्रांड है वो बना है दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड, दैट इज ऑप्शन सी, आपको उसमें ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, पिछले साल कौन टॉप पर था, तो पिछले साल थी हर्शीज़, और इसको पछाड़ के अब ये बन गया है अमूल दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड, ठीक है, डेयरी ब्रांड। फिर जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बात करें जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी तो ये कौन बने हैं, तो ध्यान रखना ये बने हैं नलिन प्रभात, दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो नलिन प्रभात ये बने हैं जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किसकी जयंती पर हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो हर साल सद्भावना दिवस ये मनाते हैं राजीव गांधी के जन्म दिवस पर, दैट इज ऑप्शन ए। इन कब मनाते हैं, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस हम मनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि 20 अगस्त को ही राजीव गांधी का जन्म हुआ था 1944 में मुंबई महाराष्ट्र में, और मृत्यु उनकी कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 में। तो 20 अगस्त को इसीलिए हर साल हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेट होता है आपका सद्भावना दिवस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति,
इसका आयोजन किया गया है? तो मित्र शक्ति की बात करें, इसका आयोजन ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में, दैट इज़ ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। ये इसका 10वां संस्करण था जो कि 12 से लेकर 25 अगस्त 2024 के बीच में हुआ है श्रीलंका में। तो ध्यान रखना मित्र शक्ति किस किस के बीच में है, तो ये है आपका बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि D20 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड ये कौन बनी है? तो ये बनी है माइली साइरस, दैट इज़ ऑप्शन डी। और ये बेसिकली उन लोगों को बनाया जाता है, फिर ये सम्मानित होती है जिन्होंने कि डिज्नी जो चैनल है, जो वर्ल्ड है डिज्नी वर्ल्ड, उसमें काफ़ी योगदान दिया हो। तो इसीलिए सबसे युवा डिज्नी लीजेंड कौन बनी है? तो ये बनी है माइली साइरस। फिर भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद होगा कि रिसेंटली जो एस जयशंकर हैं वो मालदीव की यात्रा पर गए थे, तो उसी दौरान इन्होंने कई सारे समझौते वहाँ पर किए थे, जिसमें से एक समझौता क्या था कि भारत जो है मालदीव के 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। ये एक समझौता भी यहाँ पर था। तो ध्यान रखिएगा कौन सा देश हो जाएगा, ये हो जाएगा मालदीव। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो 18 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा हमीरपुर में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन यहाँ पर उपलब्ध कराना है। जिसमें क्या होगा, इसमें हफ्ते में एक बार आप यहाँ पर या तो अंडे, उबले हुए अंडे या फिर यहाँ पर फल दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा बना है? तो देखिए, नेट ज़ीरो कार्बन मेथड को अपनाने वाला जो पहला यहाँ पर हवाई अड्डा बना है वो बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दैट इज़ ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में। फिर है 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच में जो 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता है वो कहाँ पर हुई है? तो भारत और जापान के बीच में जो 2+2 डायलॉग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इस बैठक में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और साथ ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उधर की तरफ से यानी कि जापान की तरफ से जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योका कामिकावा ने यहाँ पर भाग लिया है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ है ये डायलॉग, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। फिर एक कामास टाइफून वाहन किस देश के द्वारा निर्मित या फिर विकसित किया गया जिसे आईटीबीपी में शामिल किया गया है? तो ये निर्मित किया है रशिया ने, दैट इज़ ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। तो रशिया ने बेसिकली इसको विकसित किया है और ये आईटीबीपी में फिलहाल शामिल किया गया, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी को हराने वाली पहली महिला पहलवान या पहली पहलवान कौन बनी है? तो ये बन गई है विनेश फोगाट, दैट इज़ ऑप्शन ए। और ये अभी काफ़ी न्यूज़ में भी थी, आपने देखा होगा पेरिस ओलंपिक्स के गेम हुए थे जिसमें कि मात्र 100 ग्राम वज़न फालतू होने की वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो जिस कारणवश ये अपने मेडल से चूक गई थी और जो सिल्वर मेडल भी अगर ये जीतती तो वो भी इनके हाथ से चला गया था। उसी के बाद में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी थी, तो उसी में इन्होंने जो यूई सुसाकी है उन्हें हराने वाली ये पहली महिला पहलवान यहाँ पर बन गई थी। तो ध्यान रखिएगा नाम क्या है इनका, नाम है विनेश फोगाट। फिर नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को किस देश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है? तो ये चुने गए हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता, दैट इज़ ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है वर्ल्ड बैंक के साथ में। किसने? भारत सरकार ने। किस चीज़ के लिए? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत सरकार और विश्व बैंक की ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। इस परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 राज्य जो कि आपके कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इसमें 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण करना है। फिर आपदा जोखिम प्रबंधन पर हस्ताक्षर या फिर समझौते ज्ञापन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है?
तो ये बना है कौन सा, ये बना है नागालैंड, दैट इज़ ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। तो आपदा जोखिम प्रबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन सा, नागालैंड, दैट इज़ ऑप्शन बी, आपको उसमें ध्यान रखना है। ये पहला राज्य ये हम बता चुके हैं, और ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ में इसने ये समझौता किया है, जिसके बाद ये जो समझौता है वो 3 साल के लिए प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, चरम घटनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करना। फिर 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो हथकरघा यानी कि हैंडलूम डे की बात करें, ये मना है 7 अगस्त को, और इसी दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो डे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भाला फेंक दिवस हम 7 अगस्त को ही मनाते हैं, और 10वां जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो भी कब मना है, वो भी मना है आपका 7 अगस्त को, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि दक्षिण अफ्रीका लीग SC20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं दिनेश कार्तिक, दैट इज़ ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। और रिसेंटली इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, और उसके बाद में ये जो RCB है, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उसके मेंटर ये चुने गए हैं, बैटिंग मेंटर, और अभी SC20 में शामिल होने वाले भी पहले खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं कौन, पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं कौन, दिनेश कार्तिक। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला जासूसी उपग्रह, जिसका नाम है मतलब जासूसी उपग्रह नेटवर्क समूह, ये लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है चाइना ने, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। कि चीन राज्य के स्वामित्व वाले एक उद्यम ने अमेरिकी फर्म स्पेसएक्स के स्टारलिंक नेटवर्क के संस्करण का मुकाबला करने के लिए 18 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पर किया है, और उत्तरी सांक्षी प्रांत में जो ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से संघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में इन उपग्रह को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। फिर है बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है भारत, दैट इज़ ऑप्शन ए आप ध्यान रखिएगा। तो भारत जो है वो बेसिकली 6 से लेकर 8 अगस्त तक नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक अधिक से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है कौन से देश के, नाम ही मेंशन यहाँ पर किया हुआ है फिजी से, दैट इज़ ऑप्शन बी। और रिसेंटली आपको मालूम होगा कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो 3 देशों की यात्रा पर गई थी, जिसमें कौन कौन सा देश था, एक था फिजी, एक था आपका कौन सा ईस्ट तिमोर, और एक था यहाँ पर कौन सा न्यूजीलैंड। तो जिसमें कि जो आपका फिजी था और ईस्ट तिमोर था, वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। और ध्यान रखिएगा ये जो कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ द फिजी है वो कौन सा देश का पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार, ये कौन सा है, तो ये है आपका फिजी का। तो देखिए राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित इन्हें किया गया, तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। फिर पेरिस 2024 ओलंपिक्स पुरुष वोल्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो मोंडो डुप्लांटिस हैं वो किस देश के खिलाड़ी है, तो काफ़ी न्यूज़ में भी थे ये, तो ध्यान रखिएगा ये है कहाँ के, स्वीडन के, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो जो स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस हैं, इन्होंने पेरिस में पुरुष ओलंपिक पोल वोल्ट का स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है, और इन्होंने न केवल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए अपना एक नया विश्व रिकॉर्ड भी यहाँ पर बना दिया है। फिर किस राज्य ने सभी फसलों की MSP पर खरीद की घोषणा की है, तो ये किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, दैट इज़ ऑप्शन बी आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेसिकली जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर फैसला लिया कि वो राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीद की इसने घोषणा की है, और इस प्रकार यह देश में सभी फसलों की MSP पर खरीद करने वाला पहला राज्य यहाँ पर बन जाएगा। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है, तो ये है बेसिकली ईस्ट तिमोर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दैट इज़ ऑप्शन डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं एलन मस्क। हालांकि देखिए रिपोर्ट्स चेंज होती रहती है, तो जब भी आपका एग्जाम होता है तो उससे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर चेक करके जाना होता है, तो ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं एलन मस्क, दैट इज़ ऑप्शन ए। फिर है भारत का पहला 24 घंटे वाला जो अनाज ATM है वो किस राज्य में खोला गया है, तो ये खोला गया है उड़ीसा में, दैट इज़ ऑप्शन बी आपस में ध्यान रखिएगा। तो ये है पहला ग्रेन ATM जो कि खुला है कहाँ पर, उड़ीसा में।
और ये मशीन बेसिकली 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकती है। और इसकी शुरुआत हुई है भुवनेश्वर में और उसके बाद ये सभी 30 जिलों में विस्तारित किया जाएगा और बाद में पूरे देश में इसको रोल आउट किया जाएगा। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, ये हर साल कब मनाते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये हर साल मनता है 8 अगस्त को, दैट इज़ ऑप्शन सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो हर साल 8 अगस्त को हम मनाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट डे। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करो या मरो के नारे से यहाँ पर की थी। और इससे पहले जो ये आंदोलन की शुरुआत कब हो गई थी, तो 8 अगस्त को यहाँ पर ये हो गई थी। तो ठीक है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है? तो ये थे बेसिकली पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, दैट इज ऑप्शन सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इन्हें बेसिकली 2000 में मुख्यमंत्री बनाया गया था और सन 2000 में इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया जब ज्योति बासु जो है उस समय देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और उन्होंने स्वास्थ्य पद से मतलब कारण की वजह से वहाँ पे पद से इस्तीफा दिया, छोड़ दिया। उसके बाद में जो ये थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो बने थे वहाँ के मुख्यमंत्री। फिर किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है तुर्की की सरकार ने, दैट इज ऑप्शन सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो तुर्की की सरकार है उसने एक नया कानून यहाँ पर पेश किया जिसके तहत जो है सड़कों से लाखों आवारा कुत्ते यहाँ पर हटाए जाएंगे। फिर भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? तो ये ग्रहण करेंगे CH सेट्टी, जो कि स्थान लेंगे दिनेश कुमार खारा का। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में और स्थापना हुई थी इसकी 1955 में। अगला क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री की बात करें, ये है कौन? इनका नाम है कामिल मद्दोरी, दैट इज ऑप्शन सी। फिर है भारत का पहला जो GI टैग प्राप्त अंजीर का जूस है वो किस देश को निर्यात किया गया? तो ये निर्यात किया गया किसको? पोलैंड को, दैट इज ऑप्शन बी। तो जो पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है उसी ने GI टैग वाले पुरंदर अंजीर के जूस को बेसिकली यहाँ पर निर्यात किया है और ये पहला भारतीय अंजीर का जूस रहेगा जिसको कि यूरोपीय बाजार में यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। फिर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश यहाँ पर टॉप पर रहा है? तो ध्यान रखना, ये रहा है अमेरिका, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा है और टॉप पर रहा है कौन सा? USA। ठीक है, और उसके बाद जबकि जो दक्षिण एशिया में भारत का सर्वोच्च स्थान है, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किस देश ने इंडो पैसिफिक में EIM 174B एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ये पेश की है? तो ये पेश की है किसने? अमेरिका ने, दैट इज ऑप्शन डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो EIM 174B की अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसकी पेशकश किसने की है? ये की है अमेरिका ने, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो US नेवी है उसी की एक नई मिसाइल है ये जिसका नाम है EIM 174B मिसाइल और इसका उद्देश्य चीन के हवाई प्रभुत्व का मुकाबला करना है और ये SM-6 मिसाइल का एक हवा से प्रक्षेपित संस्करण है जो कि जुलाई 2024 में रेथियान द्वारा पेश किया जाएगा। यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी 400 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों को निशाना ये बना सकती है जबकि चीन के PL-15 सीमा से ये अधिक है। ठीक है, फिर किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? तो रिसेंटली जो नील कुरंजी के फूल हैं जो कि 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं, इन्हीं फूल को संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो सी है वो इसमें सही हो जाएगा। फिर कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य ये कौन सा बना है? तो जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनके मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला जो तीसरा राज्य है वो बन गया है उड़ीसा, दैट इज ऑप्शन जो सी है वापस में ध्यान रखिएगा। अब ये बना है तीसरा राज्य, इससे पहले जो 2 राज्य हैं वो कौन से हैं? तो एक है आपका बिहार और एक है आपका केरला।
अगर हम बात करें किस चीज़ की, बिहार की, तो बेसिकली ये 2 दिन की छुट्टी की यहाँ पे बात करता है। और केरल की बात करें तो ये 3 दिन की छुट्टी की यहाँ पर बात करता है। और उड़ीसा, जिसने अभी रिसेंटली मासिक धर्म अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है, तो ये 1 दिन की छुट्टी की बात यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उड़ीसा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य यहाँ पर बन गया है। और जो उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि जो महिलाएं हैं वो 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश यहाँ पर दिया जाएगा और इसे मासिक धर्म चक्र के पहले या फिर दूसरे दिन लिया जा सकता है। फिर पी शिनावात्रा किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो पी शिनावात्रा की बात करें तो ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। तो ध्यान रखना ऑप्शन जो ए है वो इसमें सही हो जाएगा। और ये जो है बेसिकली जो थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे थावेसिन, उनको उनके पद से जब बर्खास्त कर दिया गया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद में ये बनी है कौन? ये बनी है थाईलैंड की नई युवा प्रधानमंत्री। फिर 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ये किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर की बात करें अगर हम 70वें फिल्म महोत्सव में, तो ये मिला है किसको? ऋषभ शेट्टी को। कौन सी मूवी के लिए? कंतारा मूवी में इनकी एक्टिंग के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर हम पूरी लिस्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसको? ऋषभ शेट्टी को। बेस्ट फीचर फिल्म है कौन सी? अट्टम। एक्ट्रेस की बात करें तो नित्या मेनन, साथ ही में मानसी परेख है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये बने हैं सूरज भारजातिया। सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, एक्ट्रेस की बात करें तो ये बनी है नीना गुप्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सपोर्टिंग एक्टर में आपको नाम ध्यान रखना है किसका? एक्ट्रेस का, नीना गुप्ता का। कौन सी मूवी? ऊंचाई के लिए। वहीं बात करें किस चीज़ की? बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर, बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर की कौन है? ये है प्रमोद कुमार। तो ध्यान रहेगा बेस्ट एक्टर आपको ध्यान रखना है ऋषभ शेट्टी को, मूवी है अट्टम। एक्ट्रेस है नित्या मेनन, साथ ही में मानसी परेख। बेस्ट डायरेक्टर है सूरज भारजातिया जो कि ऊंचाई मूवी के लिए है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस है नीना गुप्ता। सपोर्टिंग एक्टर है पवन मल्होत्रा। और बात करें किस चीज़ की? बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर, ये कौन है? ये है प्रमोद कुमार। फिर सेंट सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव 2024 में डोनेस्टिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेंट सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव की बात करें तो इसी में जो ये पुरस्कार है डोनेस्टिया पुरस्कार, ये मिला है किसको? तो ये मिला है यहाँ पर पेड्रा एल्मोडोवार को। दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं पेड्रो एल्मोडोवार, जिनको इस बार का डोनेस्टिया पुरस्कार 2024 यहाँ पर दिया गया है। और उन्हें यह पुरस्कार 26 सितंबर को उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म द रूम नेक्स्ट डोर के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाएगा। फिर किस देश को मानवीय सहायता के लिए भारत से लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है किसको? तो ये हुई है सीरिया को। दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से पूरा यहाँ पर गया था। 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाई कहाँ पर गई थी? सीरिया में। तो भारत में भारत ने सीरिया को लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाइयाँ भेजी हैं। और यह कार्रवाई भारत के मानवीय सहायता प्रयासों का हिस्सा है। और सीरिया स्थित भारतीय दूतावास ITCE जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। ये सहायता बेसिकली इस वर्ष मई में सीरिया की प्रथम महिला अस्मा असद में ल्यूकेमिया रोग के निदान के बाद गई है। ध्यान रखिएगा 1400 किलोग्राम की जो कैंसर रोधी दवाई है वो भारत ने किस देश को भेजी है? वो भेजी है सीरिया को। फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं पी हरीश। दैट इज ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। तो ये है पी हरीश जो कि बने हैं भारत के नए राजदूत कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो ये स्थान लेंगे किसका? रुचिरा कंबोज का। तो डिप्लोमेट है पर्वतनेनी हरीश को 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र है उसी में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और उससे पहले वो जर्मनी में भारत के राजदूत भी थे। और इन्होंने स्थान लिया किसका? रुचिरा कंबोज का। फिर भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है?
तो नए रामसर साइट्स की घोषणा की बात करें तो ये हुई है कुल 3, दैट इज़ ऑप्शन डी। और 3 कौन कौन सी है, तो देखिए 2 तो आपकी हो जाएंगी ये बेसिकली तमिलनाडु से, और एक हो जाएगी आपकी कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और इसी के साथ में इंडिया में कुल जो रामसर स्थल हैं वो कितने हो गए हैं, वो हो गए हैं यहाँ पर 85। इससे पहले नागी नक्ती, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा, जिसको बिहार की तरफ से ये ऐड की गई थी रामसर की सूची में। तो अभी कितनी हो गई है, पहले थी 82, उसके बाद ये हो गई है कितनी, अभी 85, जिसमें 3 जोड़ी गई हैं, 2 तमिलनाडु से और 1 जोड़ी गई है यहाँ पर मध्य प्रदेश से। अब वो कौन कौन सी साइट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 तो है तमिलनाडु में, एक है नंजरायन पक्षी अभयारण्य, दूसरा है काजूवेली पक्षी अभयारण्य, दोनों तमिलनाडु में है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश का जो तवा जलाशय है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया, और इसी के साथ में कुल जो संख्या हो गई है भड़की, वो हो गई है कितनी, 85। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त हुए हैं मोर्ने मोरकल, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है, वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच ये बन गए हैं मोर्ने मोरकल, दैट इज़ ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि देश का अगला गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो देश के अगले गृह सचिव की बात करें तो ये बने हैं कौन, इनका नाम है गोविंद मोहन, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो गोविंद मोहन ये बने हैं देश के अगले गृह सचिव, और इन्होंने स्थान लिया है किसका, अजय कुमार भल्ला का। तो ध्यान रखिएगा, होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री कौन बने हैं, ये बने हैं गोविंद मोहन। तो देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन की तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति यहाँ पर की है, और वो बेसिकली स्थान लेंगे किसका, अजय कुमार भल्ला का। फिर किस मिसाइल के जनक जाने वाले RN अग्रवाल का निधन हो गया है, तो बेसिकली जो RN अग्रवाल हैं इनको अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में हम जानते थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो सी है वो इसमें सही होगा। इमेज में आप देख सकते हैं ये है कौन, RN रवि, जो कि अग्नि मिसाइल के जनक हैं। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। तो अग्नि मिसाइल के जो जनक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित RN रवि जो अग्रवाल हैं, बेसिकली उनका निधन हो गया, और इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री से सम्मानित हुए 1990 में, और पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं साल 2000 में। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का संबोधन, या फिर आप कह सकते हैं उसको संबोधित किया है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो 3 देशों की यात्रा पर गई थी, एक थी फिजी, एक था ईस्ट तिमोर, और एक था आपका न्यूजीलैंड। अब इन दोनों के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, और न्यूजीलैंड में इन्होंने संबोधित किया है किस चीज़ को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को। तो ध्यान रहेगा, ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है, और उन्होंने न्यूजीलैंड की शिक्षा प्रणाली की समावेशिता और नवाचार की प्रशंसा भी की है, और इस बार इस सम्मेलन में भारत को एक सम्मानित देश के रूप में चुना गया है। फिर है, भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, दैट इज ऑप्शन सी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, और इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किसको, पार्टीशन डे को। और ये हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि पार्टीशन के समय पे जितने भी लोग शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी स्मृति यहाँ पर दी थी, तो उन्हीं की याद में जिन्होंने दर्द झेला था उस विभाजन का, उनके बलिदान को, संघर्ष को याद करने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं किसके रूप में, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में। तो ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दिन उन लोगों की याद में हम मनाते हैं जिन्होंने 1947 में भारत के विभाजन के दौरान में विस्थापन का दर्द झेला था, और ये दिन उनके संघर्ष और बलिदान की याद को दर्शाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसिंग मराक का निधन हो गया है, तो सालसिंग मराक की बात करें तो ये बेसिकली मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये है बेसिकली मेघालय से, दैट इज ऑप्शन बी।
तो 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो क्वेश्चन बन सकता है ओबचरीज में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। और 1993 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1998 में 12 दिनों के लिए पद संभालने वाले उल्लेखनीय बने थे मुख्यमंत्री मेघालय के, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। फिर किस महाद्वीप में एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल ये घोषित किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें किस महाद्वीप में, तो एमपॉक्स को बेसिकली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसी में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यहाँ पर घोषित किया। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली अभी हमने डिस्कस करा स्टार्टिंग में कि जो एमपॉक्स है वो काफ़ी प्रकोप अपना छोड़ रहा था, जिसके बाद में जो WHO है उसने लगातार 2 सालों में दूसरी बार इसको एक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर घोषित किया था। तो उसी के बाद में जो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था यहाँ पे, तो वो है आपका अफ्रीका। ध्यान रखना ऑप्शन जो सी है वो इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जय शाह के बाद में ACC के अगले अध्यक्ष ये कौन बनेंगे? तो ACC यानी कि एशियन जो आपकी क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष की यहाँ पर बात हो रही है। तो वो बने हैं कौन? ये बने हैं मोहसिन नकवी, जो कि इस साल यानी कि 2024 की एंड में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और जय शाह ये बन जाएंगे ICC के चेयरमैन। तो ICC के चेयरमैन कौन बनेंगे? जय शाह। वहीं बात करें ACC, तो इसके चेयरमैन बन जाएंगे कौन? मोहसिन नकवी। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर हमास प्रमुख की तेहरान में उनके आवास पर जयोनी हमले में हत्या कर दी गई है। तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था इस्माइल हनीय है, दैट इज़ ऑप्शन बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं ये है हमास सरगना की हत्या जिनका नाम है इस्माइल हनीय है। फिर सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय सरकार ने रखा है 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य, दैट इज ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। तो केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री जो है अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने यानी कि जून की बात यहाँ पर हो रही है, देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 जो ये जन औषधि केंद्र थे ये खोले गए थे। और 27 तक कितने खोले जाएंगे? तो वो खोले जाएंगे 25,000। फिर किस देश के सादो सीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा यहाँ पर मिला है? तो ये कहाँ की खदानें हैं? ये हैं बेसिकली जापान की खदानें, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो जापान के सादो द्वीप सोने की खदानें हैं जिन्हें इस बार यूनेस्को की विरासत का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर ये शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है रशिया की परेड में, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो भारतीय जो नौसेना है वही गई थी 28 जुलाई को रूस के 128वीं जो नेवी डे परेड थी उसी में इसने हिस्सा लिया है, जिसमें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली है। ठीक है, और इसमें जो शामिल हुआ था INS तबर ये युद्धपोत इसमें शामिल हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन ये स्थापित की गई है? तो पवन टरबाइन की बात करें तो ये स्थापित की गई है कौन से टाइगर रिजर्व में? तो ये हुई है पेरियार टाइगर रिजर्व, दैट इज ऑप्शन बी। फिर तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी ये कौन से देश ने की है? तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात करें तो इसकी मेजबानी ये करी है भारत ने, दैट इज़ ऑप्शन बी। और इससे पहले जो 2 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है वो भी वर्चुअल मोड में हुए हैं और ये भी आपका वर्चुअल मोड में ही यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो किसने की है मेजबानी? ये की है भारत ने। तो ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसका जो थीम है वो है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है। तो ये इसकी थीम हो जाएगी। और किसने मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है भारत ने। फिर है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि जो EVs है वो नीति 2024 को लागू किया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2024 ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च की है, इम्प्लीमेंट की है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट का या फिर यूटी, तो ये किसने करी है? तो ध्यान रखिएगा ये की है दिल्ली सरकार ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। बेसिक पर्पस के इलेक्ट्रिक वाहन का तो जो दिल्ली में इतना वायु प्रदूषण होता है उस चीज़ को कम करना और जो ईंधन की यहाँ पर लागत लगती है उस चीज़ को घटाना। तो बेसिकली यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन होता है उस चीज़ को कम करने के लिए इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो ध्यान रखना ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट
हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत ये की है किसने, ये की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए जो विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना इसकी शुरुआत की है और इस योजना के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा और समर्थन प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना और साथ ही में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए समय पर उपचार प्रदान करना, यही इसका बेसिकली यहाँ पर पर्पस है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो ये बने हैं सुमित अंतिल, साथ ही में भाग्यश्री जाधव, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम की शुरुआत हुई है 28 अगस्त में, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो भारत के पेरिस पैरा ओलंपिक्स में जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने हैं वो बने हैं कौन, ये बने हैं सुमित अंतिल, साथ ही में भाग्यश्री जाधव। जैसे कि पेरिस ओलंपिक्स में हुए थे ना पीवी सिंधु, साथ ही में शरद कमल, तो उसी की तरह पेरिस पैरा ओलंपिक्स में कौन बने हैं, ये बने हैं सुमित अंतिल, साथ ही में भाग्यश्री जाधव। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, यही हैं, ये हैं भाग्यश्री जाधव और ये हो जाएंगे सुमित अंतिल। और इस बार 84 एथलीट के साथ में सबसे बड़ा अब तक का दल ये उतरेगा कहाँ पर, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये दोनों का नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये बने हैं उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक। इसके अलावा देखिए रिसेंटली हमारी कुछ पीडीएफ यहाँ पर रिलीज़ हुई थी, लाइक जनवरी से जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। जल्दी आपका पूरा जनवरी से लेकर अगस्त तक का ये करंट अफेयर यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लास्ट 8 मंथ का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर मेंशन होगा। जिसने ऑलरेडी जनवरी से जुलाई या फिर जनवरी से जून का परचेज़ कर लिया है वो सेपरेटली जो हमारी मंथली ई बुक्स होती है उनको भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको मोर देन 600+ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप उनको भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पॉलिटी की ई बुक है जिसमें मोर देन 5000+ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो पॉलिटी का पूरा मतलब कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर आपके हो जाएंगे। तो एक है हमारी पॉलिटी की ई बुक, साथ ही में करंट अफेयर की ई बुक्स है लास्ट 8 मंथ की या फिर 7 मंथ की। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें मंथली ई बुक्स भी अवेलेबल है, आप जिसे चाहो उसको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, या आप हमारी जो वेबसाइट है www.ravibooksPDF.com वहाँ पर भी जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। तो वो है किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। तो ये की है कर्नाटक के सरकार ने, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं उन्होंने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये मामला क्या था, तो बेसिकली यहाँ पे आपसे मुड़ा करके कुछ पूछ सकते हैं। मुड़ा यानी कि आपका होगा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी की ये बात है। उसी के चक्कर में जो वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात यहाँ पर की गई है। तो कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको मुडा हम शॉर्ट में कहते हैं, वहीं पर ही साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाया है। और ये जो है बेसिकली ये जो उनकी पत्नी है उनको मैसूर में लगभग 14 भूखंडों को धोखाधड़ी से आवंटित किया गया, तो उसी का ये मामला है जिसके कारण उन पर मुकदमा चलाने की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसे नया रक्षा सचिव यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो नए रक्षा सचिव की अगर हम बात करें यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी, तो ये कौन बने हैं, तो ध्यान रखना ये बने हैं राजेश कुमार सिंह, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो राजेश कुमार सिंह ये स्थान लेंगे गिरधर अरमानी गिरधर का ये स्थान लेंगे और इसी के बाद में ये बन गए हैं न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। तो देख सकते हैं ये है राजेश कुमार सिंह। और कब से अपना स्थान ये ग्रहण करेंगे, तो ये ग्रहण करेंगे 31 अक्टूबर 2024 से। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो अभी जो है आईसीजी के महानिदेशक है उनका निधन हो गया था हार्ट अटैक की वजह से, तो उनका निधन हो गया, तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो ध्यान रखना इनका नाम है राकेश पाल, दैट इज़ ऑप्शन सी।
तो ये देख सकते हैं, ये है राकेश पाल, जिनका हार्ट अटैक की वजह से यहाँ पर निधन हो गया है। फिर किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएनबी बैंक ने, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो पीएनबी बैंक ने बेसिकली दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये बेसिकली जो आपका कंट्री हो जाएगी यहाँ पर कौन से वाली, सूडान। तो सूडान कंट्री के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ही हैजा के प्रकोप की घोषणा यहाँ पर की है। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी। और इससे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने एमपॉक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ध्यान रहेगा कौन सी कंट्री हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सूडान। तो सूडान के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा के प्रकोप की घोषणा की है, जिसमें कि WHO ने 316 मौतों की रिपोर्ट यहाँ पर दी है। ये प्रकोप अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में संघर्ष के बाद हुआ है, जिसके कारण हैजा, मलेरिया और खसरा जैसी महामारी फैल रही हैं। और इसी के चलते अभी संकट काफ़ी बढ़ चुका है। और ध्यान रखिएगा, ये जो हैजा का प्रकोप है ये कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये मिल रहा है सूडान में। फिर किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो ये बनाया है बिहार ने, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो बिहार के जो भी मंदिर हैं, मठ हैं, ट्रस्ट हैं, उनके रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया किसने? बिहार सरकार ने। तो ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिर, मठ, ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और इसके तहत उनकी अचल संपत्तियों का पंजीकरण बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर किया जाएगा। फिर विश्व फोटोग्राफी दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस की बात करें तो ये सेलिब्रेट होता है कब? तो ये होता है हर साल 19 अगस्त को, दैट इज़ ऑप्शन डी। और इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है एक संपूर्ण दिन, यानी कि एन एंटायर डे। और ये 2010 से मनाया जा रहा है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? तो उदार शक्ति अभ्यास की बात करें तो ये किस देश ने यहाँ पर लिया है? तो देखिए, बात करें किस चीज़ की, उदार शक्ति अभ्यास में किस देश ने भाग लिया भारतीय वायुसेना के साथ में? तो इसका सही आंसर होगा मलेशिया, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो भारतीय वायुसेना ने मलेशिया देश के साथ में उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, अभ्यास उदार शक्ति 2024 ये रॉयल्स मलेशियाई वायुसेना के सहयोग से 5 से लेकर 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया में हुआ है। और इस अभ्यास में जो आईएएफ ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के साथ में हिस्सा यहाँ पर लिया हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो जो स्वतंत्रता दिवस है 2024, जो कि हम मनाते 15 अगस्त को, तो उसकी थीम इस बार की क्या रखी गई है? तो वो रखी गई है विकसित भारत, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, 15 अगस्त 2024 को जो 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय है वो रखा गया है विकसित भारत, जो स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भारत ने मृणाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ में सहयोग यहाँ पर किया है? तो भारत ने बेसिकली जो मृणाल उपग्रह है उसके साथ जो प्रक्षेपण किया है वो कौन सा देश होगा? तो वो है आपका नेपाल, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मृणाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु 10 अगस्त 2024 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और अंतरिक्ष स्टार्टअप अंतरिक्षीय जो प्रतिष्ठान है नेपाल, यानी कि APN, उसकी सहायता से नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी द्वारा विकसित मृणाल उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस तैयार करना है। तो मृणाल उपग्रह जब आएगा तो आप क्या टिक करोगे? तो आप टिक करोगे नेपाल को। फिर 2024 में 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं कौन? शाहरुख खान, दैट इज़ ऑप्शन सी। आपस में ध्यान रखिएगा। तो सम्मानित किसे गया है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से? ये किया गया है शाहरुख खान को। फिर जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है?
ये जीता है गस एटकिंसन ने, दैट इज़ ऑप्शन बी। वही बात करिए अगर विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2024, तो ये मिला है किसको? ये मिला है चमारी अट्टा पट्टू को। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है श्रीलंका से। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल ये कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये हम हर साल मनाते हैं 12 अगस्त को, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा कि 12 अगस्त को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को। तो देखिए हर साल 12 अगस्त को हम ये दिन मनाते हैं, जिस दिन का उद्देश्य बेसिकली युवाओं के महत्वपूर्ण योगदान और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ये हुई थी साल 2000 में। फिर बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो ये लगाया गया है कहाँ पर? ये लगा है जो मणिपुर वाला एरिया उसके कुछ ज़िलों में ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। तो मणिपुर के जो सीमावर्ती ज़िले हैं जैसे कि फैजरावल और जीरीबाग, वहाँ पर रात्रि कर्फ्यू लगाया गया, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा? ये है आवर्जन को रोकना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। फिर किस शहर ने 14वीं भारत वियतनामी रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है दिल्ली ने, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो बेसिकली जो 14वीं भारत वियतनामी रक्षा नीति वार्ता हुई है उसकी मेजबानी की है किसने? दिल्ली ने। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये बैठक बेसिकली द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच में व्यापक सैन्य वार्ता का हिस्सा भी है। ध्यान रखिएगा जो 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता हुई है कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। फिर नोवाक जोकोविच टेनिस में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले किस क्रम के खिलाड़ी यहाँ पर बने हैं? तो ये बने हैं 5th नंबर के खिलाड़ी, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो नोवाक जोकोविच ध्यान रखिएगा टेनिस में गोल्डन स्लैम को हासिल करने वाले 5वें खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं। तो देखिए सर्बिया टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी हैं ये, और अभी जो पेरिस ओलंपिक्स गेम हुए थे वहीं पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद में गोल्डन स्लैम यानी कि चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जो कि ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच है, विंबलडन है, यूएस है, और उसी के साथ में जो ओलंपिक्स का गोल्ड है वो सभी पाँचों के पाँचों जीतने वाले ये बन गए हैं 5वें खिलाड़ी। इससे पहले कौन शामिल थे? तो एक तो हैं आपके फ्रांस के राफेल नडाल, यूएसए की सेरेना विलियम्स और आद्रे अगासी, और जर्मनी की स्टेफी ग्राफ के नाम पे ये रिकॉर्ड था। और अब 5वें व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बन गए सर्बिया के नोवाक जोकोविच। फिर है किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी शुरू की है? तो ये शुरू की है किस देश ने? तो ये की है इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना ने, दैट इज़ ऑप्शन ए। आपस में ध्यान रखिएगा। तो जो भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने 30 जुलाई 2024 को इसकी शुरुआत यहाँ पर की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो पर्पज़ है वो घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा ई सेहत टेली कंसल्टेंसी किसने शुरू करी है? तो वो की है भारतीय सेना ने। फिर किस देश की सियासत में भूचाल और हिंसा के बाद में पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है बांग्लादेश की सीएम ने, शेख हसीना, दैट इज़ ऑप्शन बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। और अभी जो अंतरिम नेता चुने गए हैं वो चुने गए हैं कौन? मोहम्मद यूनुस। फिर भारत सरकार ने 33वें पेरिस ओलंपिक्स पर कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? तो वो किए हैं कुल 4, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक्स जो गेम हुए थे उसमें भारत ने 4 डाक टिकट को यहाँ पर जारी किया, दैट इज़ ऑप्शन बी। आपको उसमें ध्यान रखना है। और ये जो डाक टिकट है वो संचार मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही में जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने यहाँ पर संयुक्त रूप से जारी किए हैं। फिर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल यहाँ पर जीते हैं? तो वो जीते हैं यूएसए ने, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर जीते हैं। कितने जीते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसने कुल मिलाकर जीते यहाँ पर 126 मेडल, जिसमें कि 40 हैं यहाँ पर गोल्ड, 44 हैं सिल्वर और 42 हैं यहाँ पर ब्रोंज। दूसरे स्थान पर आता है चाइना और फिर आता है कौन सी कंट्री? ये आती है जापान। वही बात करें भारत की तो भारत कौन से पदक स्थान पर है? तो ये 71वें स्थान पर। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा भारत किस स्थान पर है? तो भारत है यहाँ पर 71वें स्थान पर, जिसने कि जीते हैं कुल यहाँ पर 6 मेडल, जिसमें कि 5 थे यहाँ पर ब्रोंज और 1 है यहाँ पे कौन सा? सिल्वर। ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से थे? तो देखिए एक तो स्टार्टिंग में मनु भाकर ने यहाँ पर जीता था, उसके बाद में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता था, तो 2 मेडल इन्होंने जीते।
उसके बाद एक यहाँ पर फील्ड हॉकी में आया तीसरा मेडल, चौथा मेडल यहाँ पर आया था इनका जो अमन सहरावत है, पांचवा मेडल आया था किसका, स्वप्निल कोसाली का, और छठा मेडल जो सिल्वर मेडल था वो था किनका, नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने कि जेवलिन थ्रोवर में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। तो इसी के साथ में इंडिया था 71वें स्थान पर कुल 6 पदक के साथ में। फिर भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो कैबिनेट सचिव की बात करें ये बने हैं टीवी सोमनाथन, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो टीवी सोमनाथन की बात करें ये बने हैं भारत के नए कैबिनेट सचिव, और इन्होंने स्थान लिया है किसका, राजीव गाबा का। तो देखिए इन्होंने स्थान किसका लिया, राजीव गाबा का इन्होंने स्थान लिया, जिनका पिछले साल 1 साल के लिए विस्तार किया गया था। फिर विश्व हाथी दिवस हम कब मनाते हैं, तो विश्व हाथी दिवस की बात करें ये हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे, यानी कि विश्व हाथी दिवस, और ये हर साल 2012 से आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं कौन, ये चुने गए अभिनव बिंद्रा, और इन्हें ही इस बार के ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। नाम है इनका क्या, अभिनव बिंद्रा। तो ध्यान रखिएगा एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए हैं कौन, अभिनव बिंद्रा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध है बेसिकली क्रिकेट से, दैट इज ऑप्शन सी। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि तानशू शान किस बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है, तो ये बनी है डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ, दैट इज ऑप्शन ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें किसकी, तानशू शान की, तो मार्च में सेवानिवृत्त होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीयूष गुप्ता का ये स्थान लेंगी, और वो सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक की पहली महिला सीईओ यहाँ पर बन जाएंगी। फिर सैयद रफ़ात अहमद ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो इन्होंने शपथ ली है बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और ये शपथ किन्होंने दिलवाई है, तो जो राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन, उन्होंने ही इनको बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई है। फिर है किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित करेंगे, तो ये स्थापित करेंगे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, तो ऑप्शन बी आपको इसमें ध्यान रखना है। और कहाँ पर स्थापित करेंगी, तो जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है वो वहीं पर ही अपने कैंपस को स्थापित करेंगी। फिर भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास ये आयोजित किया है, तो ये हुआ है पर्वत प्रहार, दैट इज ऑप्शन ए। तो भारतीय सेना ने हाई एल्टीट्यूड्स वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस रणनीतिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जिसका नाम है क्या, पर्वत प्रहार। फिर है यंग भारत ओलंपियाड यानी कि YBO शॉर्ट में इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है उत्तराखंड में। मोर स्पेसिफिक बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है वहीं पर इसका शुभारंभ किया गया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2 अगस्त को यंग भारत ओलंपियाड इसका शुभारंभ हुआ है, और यंग भारत ओलंपियाड एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जो छात्रों में शैक्षिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से आयोजित की जाती है। फिर ISS मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं कौन, तो ध्यान रखना ये चुने गए हैं शुभांशु शुक्ला, दैट इज ऑप्शन ए। तो शुभांशु शुक्ला को प्राथमिक गगनयात्री के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए ISS मिशन के लिए 4 लोगों का नाम अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसी में जो शुभांशु शुक्ला है वो प्राथमिक गगनयात्री यहाँ पर चुने गए हैं, तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। और जो कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर है वो बैकअप गगनयात्री के रूप में चुने गए हैं। फिर भारतीय अंगदान दिवस ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो भारतीय अंगदान दिवस की बात करें तो ये सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल बेसिकली 3 अगस्त को, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और इस बार 14वां भारतीय अंगदान दिवस यहाँ पर मनाया गया, जिसका मकसद क्या है, जिसका मकसद है लोगों के बीच में अंगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। फिर किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करें इसकी शुरुआत ये की है झारखंड सरकार ने, दैट इज ऑप्शन सी आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है वो पहले बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नाम से हम इसको जानते थे, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को
आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। उसकी शुरुआत किसने की है? ये की है झारखंड गवर्नमेंट ने। फिर है विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में। दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। दैट इज ऑप्शन सी। तो जितनी भी सांस्कृतिक संपत्तियां हैं जो उन्हें लौटाने और उनके संरक्षण के लिए जिस देश के साथ में हमने समझौता किया है वो कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा अमेरिका। दैट इज ऑप्शन सी। तो ध्यान रहेगा जो 46 बैठक हुई है किस चीज़ की? सांस्कृतिक विश्व धरोहर समिति की नई दिल्ली में, उसी में इस चीज़ की बात यहाँ पर की गई है। फिर फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं संजय कपूर। दैट इज ऑप्शन सी। फिर हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक्स 2024 में टेनिस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच, और यही हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने ही गोल्डन स्लैम को हासिल करने वाले भी ये 5वें क्रम के खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक्स में? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के रेफरी ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं साई अशोक। दैट इज ऑप्शन सी। फिर है कि जो आपका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसमें मोअद्दम को शामिल किया गया, ये किस राज्य में है? तो ये होगा आपका असम में। दैट इज ऑप्शन ए। और इसी के साथ में इंडिया में जो संख्या हो चुकी है किसकी, विरासत सूची की, विश्व विरासत सूची की कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 43, जो कि 43rd नंबर का बना है। कौन सा? ये बना है मोअद्दम, जो कि कहाँ पर है? ये होगा आपका असम में। इससे पहले 41, 42 ये बनी थी कौन सी? एक थी आपकी सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसला, और दूसरी थी आपकी कौन सी? शांति निकेतन, जो कि साल 2023 में ऐड की गई थी। और 24 में कौन सी ऐड हुई है? तो ये हुई है मोअद्दम्स। तो ये आप देख सकते हैं यही है आपका मोअद्दम, जो कि कहाँ पर है? ये है आपका असम में। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भारत और कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दिल्ली। दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो 2 से लेकर 7 अगस्त के बीच में ये पूसा इंस्टीट्यूट जो है नई दिल्ली में, वहीं पर ही कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। और इसकी जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है ट्रांजिशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और जो सम्मेलन है वो हर 3 साल में आयोजित होता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाले चौथा भारतीय शहर ये कौन सा बना है? तो ये बन गया है कौन सा? ये बना है कश्मीर। दैट इज ऑप्शन सी। और ये बना है चौथा। इससे पहले जो 3 थे वो कौन कौन से हैं? तो एक है राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का मम्मालपुरम और कर्नाटक का मैसूर। ये इस सूची में यहाँ पर शामिल हो चुका है। और कश्मीर शहर ये बन गया है चौथा शहर जिसने कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र इसको प्राप्त हुआ है। फिर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024 के इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो तरंग शक्ति की बात करें, इसकी मेजबानी ये कर रहा है कौन सा देश? ये कर रहा है भारत। दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति इसी की मेजबानी की है भारत ने। और ये बेसिकली 2 फेज़ में होगा। पहला फेज़ इसका हो चुका है 6 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, और सेकंड फेज़ इसका चल रहा है 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। ये होगा जोधपुर में, और पहला फेज़ हुआ है कहाँ पर? तमिलनाडु के सुलार में। फिर असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है विकास लखेरा ने। दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर बात करें किसकी कि पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है गुलाब चंद कटारिया ने। दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसकी शपथ किसने दिलवाई है? तो इनको शपथ दिलवाई है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो कि फिलहाल बने थे कौन? शील नागो ने। फिर चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुई है कौन? तो ध्यान रखिएगा ये नियुक्त हुई है साधना सक्सेना नायर। दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल है साधना सक्सेना नायर। इन्होंने ही बेसिकली चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली ये पहली महिला यहाँ पर बन गई हैं। फिर भारत की पहली एकीकृत कृषि
जो निर्यात सुविधा है वो किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ध्यान रखना, ये स्थापित की जाएगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। जो देखिए, देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है वो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। फिर पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस में, दैट इज ऑप्शन बी। और ओलंपिक की शुरुआत के एक ही दिन बाद जो IOC सदस्य हैं नीता अंबानी, उन्होंने इसका उद्घाटन यहाँ पर किया था। फिर किस देश ने दूसरी बार CAV महिला बॉलीवुड नेशन लीग्स खिताब ये जीता है? ये जीता है किसने? अपने देश भारत की टीम ने, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। और ये जो हुए हैं वो हुए हैं 7 अगस्त को, जिसमें कि भारतीयों ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में इस महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग के फाइनल में मेजबान नेपाल को यहाँ पर हराया है। फिर NCERT ने कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए कितने बैगलेस डे प्रस्तावित यहाँ पर किए हैं? तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 बैगलेस डे प्रस्तावित किए हैं, तो ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो NCERT ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए अध्यापन दबाव कम करने के लिए 10 बैगलेस डे प्रस्ताव यहाँ पर दिया है। बैगलेस डे का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि पारंपरिक कक्षा से बाहर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना, ये इसका मकसद यहाँ पर रहने वाला है। फिर महाराष्ट्र सरकार ने कितने रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है कितनी लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी? ये दी है 5 लाख, दैट इज ऑप्शन जो सी है वापस में ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने नई लॉजिस्टिक नीति के तहत 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक हब और ट्रक टर्मिनल विकसित करना है। फिर अगस्त 2024 में किसने नेट्स 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, दैट इज ऑप्शन डी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? IT, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ावा देना है। फिर ICAR CM FRI के निदेशक ये कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर ग्रीशन जॉर्ज, दैट इज ऑप्शन बी, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर किस संगठन ने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट यहाँ पर विकसित की है? तो ये की है DRD यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो DRDO ने सबसे हल्के फ्रंट आर्म आर्मर पैनल में युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट यहाँ पर विकसित की है, और इसका जो आकार है वो लगभग 10 किलोग्राम से अधिक वजन के साथ में केवल 6 किलोग्राम का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और किसी भी ऑपरेशन के दौरान आप इसे आराम से पहन सकते हैं। फिर कौन सी भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य यहाँ पर तय किया है? तो वो क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने, दैट इज ऑप्शन बी। फिर NIRF 2024 में कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो ये है IIT मद्रास, दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो IIT मद्रास है पहले स्थान पर, और उसके बाद आता है नंबर किसका? IISc बेंगलुरु का। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास, प्रबंधन में है IIT अहमदाबाद, और चिकित्सा में है कौन सा? AIIMS दिल्ली। फिर सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य, तो ये बन गया है मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, सैनिटरी पैड्स के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना है कौन सा? मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश के CM हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने इस चीज़ की यहाँ पर घोषणा की है, और ये जो नकदी है वो राज्य सरकार की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य योजना के तहत यहाँ पर दी जा रही है। फिर DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण यहाँ पर किया, इसका क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है गौरव, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पर किया है। कहाँ से? तो वो किया आपके उड़ीसा के तट से। फिर किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारकों को संरक्षित स्मारक यहाँ पर घोषित किया है? तो वो क्या है? महाराष्ट्र के स्मारकों को, दैट इज ऑप्शन सी, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है? तो इन्होंने किया USA में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार को ग्रहण, दैट इज ऑप्शन डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है?
तो वो किया प्रमोद भगत को, दैट इज़ ऑप्शन सी, और वो अगले 18 महीनों के लिए यहाँ पर बैन हो गए हैं। उसी के साथ में जो पेरिस पैरालंपिक्स होने थे उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है, तो ये बने हैं PR श्रीजेश, दैट इज़ ऑप्शन सी। फिर है वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ में समझौता किया है, तो वो क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ में, दैट इज़ ऑप्शन बी। फिर है भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, तो ये रवाना किया जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर जाके ख़त्म हुई है रैली, तो ये हुई है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ख़त्म। फिर बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रशासन सौदा किस राष्ट्रीय प्रशासक के साथ में किया है, तो वो क्या है, प्रसार भारती के साथ में, दैट इज़ ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किस देश के प्रधानमंत्री श्वेता थावेसिन को नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया, तो ये हैं थाईलैंड के मतलब प्रधानमंत्री थे, और अब इनकी जगह कौन बने हैं, तो वो बनी है P शिनावात्रा, सबसे युवा प्रधानमंत्री, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि PMAY शहरी 2.0 योजना का लक्ष्य कितने करोड़ नए घर बनाना है, तो ये है लगभग 1 करोड़ घर, दैट इज ऑप्शन डी। फिर किसने इंडिया एट 100 नामक पुस्तक यहाँ पर लॉन्च की है, तो वो की है पीयूष गोयल ने, दैट इज ऑप्शन ए। फिर पॉल कमागे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये बने हैं रवांडा के नए राष्ट्रपति, दैट इज ऑप्शन बी। फिर किस देश ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है, ये भेजा है चाइना ने, दैट इज ऑप्शन सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर अगस्त 2024 में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया, ये चुना गया है किसको, बेंगलुरु को, दैट इज ऑप्शन सी। देखिए यहाँ बात करें, बेंगलुरु को हाल ही में स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है, और इस योजना के तहत बेंगलुरु में स्मार्ट सिटी के मानकों को लागू करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो ये प्रदान किया है किसको, गोविंद राजन पद्मनाभन को, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है जुलाई 2024 में भारत किसको पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक यहाँ पर बन गया है, तो ये बना है चाइना को पीछे छोड़ते हुए, दैट इज ऑप्शन बी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए जुलाई के लास्ट की न्यूज़ है, जब भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश यहाँ पर ये बन गया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल ये किसने जीती है, तो ये जीती है किसने, पंकज आडवाणी ने, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर किसने फिलेटेली को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की है, तो अगर आपसे कोई पूछे दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत ये की है डाक विभाग ने, दैट इज ऑप्शन बी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो केंद्र संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने देश के छात्रों के बीच में टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। फिर समाचारों में रहा लिजिनियोर रोग, ये किस रोग के कारण होता है, तो ये होता है बेसिकली किसके कारण, ये होता है बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार ये किसने संभाला है, ये संभाला है दलजीत सिंह ने, दैट इज ऑप्शन बी। फिर है खबरों में रहा INS साल्की, ये क्या है, तो ये है एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, दैट इज ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS साल्की वो भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी है जो 2 दिवसीय यात्रा के लिए कोलंबो पहुंची, और शिशुमार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी 1992 में कमीशन की गई थी, जिसका निर्माण मुंबई में मंझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया था। फिर ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत है इसमें 8वें नंबर पर, दैट इज ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिएगा जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत किस स्थान पर है, भारत है इसमें 8वें स्थान पर। फिर है आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, ये किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसका उद्घाटन यहाँ पर 1 से लेकर 3 अगस्त के बीच में किया है।
फिर एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें ये रद्द कर दी हैं? तो ये की थी तेल अवीव के लिए, दैट इज़ ऑप्शन सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो सुरक्षा कारणों के चलते इस चीज़ की घोषणा यहाँ पर की गई थी, तो ध्यान रखना तेल अवीव के बारे में। फिर किस संस्थान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया है? तो जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, तो उन्हें सम्मानित किया किसने? आईआईटी खड़गपुर ने, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। फिर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया है जापान में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए विदेश मंत्री अगर हम एस जयशंकर की बात करें तो जापान के टोक्यो में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है और ये कार्यक्रम क्वाड विदेश मंत्रालय की बैठक के लिए जयशंकर की जापान यात्रा के समय हुआ था। फिर राज्यपाल के जो 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता ये किसने की है? तो वो की है द्रौपदी मुर्मू जी ने, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल की 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता यहाँ पर की है और इससे पहले अध्यक्षता किसने की थी? रामनाथ कोविंद जी ने 2021 में, और ये पहली बार था जब मुर्मू जी ने इसकी अध्यक्षता यहाँ पर की थी। फिर चौथा राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन विज्ञान सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, दैट इज़ ऑप्शन सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये 30 से 31 जुलाई 2024 के बीच में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना। फिर दुनिया में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है यहाँ पर दूसरे स्थान पर, दैट इज़ ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स, जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से भी जानते थे, उसके स्टाफ उसने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है? तो वो की है ब्राज़ील से, दैट इज़ ऑप्शन सी। फिर है किस राज्य में बर्ड फ्लू का ताज़ा मामला सामने आया है? तो ये आया है कहाँ पर? उड़ीसा में, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो देखिए बर्ड फ्लू का हाल ही में मामला ही उड़ीसा के पुरी जिले में आपको पीपली शहर में देखने के लिए मिलेगा। और तो मुर्गी पालन फार्मों में मुर्गियों की सामूहिक मौत की रिपोर्ट के बाद में जो अधिकारी है उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि यहाँ पर की है। फिर विश्व सप्ताह जल सप्ताह 2024 ये कब से कब तक हुआ है? तो ये हुआ है 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 के बीच में, दैट इज़ ऑप्शन डी। फिर अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार 2024 इसका आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है दुबई में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार 26 अगस्त 2024 को मिलेनियम प्लाजा दुबई में हुआ है और इसका आयोजन अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्ग परिषद द्वारा किया गया है और ये कार्यक्रम केवल दूसरी बार भारत के बाहर आयोजित किया गया और दोनों अंतर्राष्ट्रीय समारोह कहाँ पर हुए हैं? ये हुए हैं दुबई में। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 180 क्वेश्चंस ऑफ अगस्त मंथ, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस पूछूंगी जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ ये कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन है यूपीएससी की नई चेयरमैन ये कौन बनी है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा देखिए पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, तो आप वहाँ से उनको परचेस कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी हो जाएगी? वो होगी www.ravibookspdf.com। वहीं पर जाकर आप सभी पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी जीके, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्विजेस, टेस्ट सीरीज और साथ ही में पीडीएफ अवेलेबल होगी। और करंट अफेयर्स बाय रवि जो चैनल है हमारा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की यहाँ पे जो है पीडीएफ अवेलेबल होगी। साथ ही में जो भी नई वीडियोज़ आती है उनका भी रिकमेंडेशन आपको यहीं पर आता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।